सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की ने मेका एग्रीमेंट साइन किया है। ये एक डिफेंस पैक्ट है। इसके बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली कौन बेनिफिट करता है इससे, पाकिस्तान ने कैसे अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया जियोपॉलिटिकली, एंड क्या ये इंडिया के लिए थ्रेट है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं किसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। देखो, जो तीनों पार्टीज हैं उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं। सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान तीनों की बात करें तो भाई सऊदी अरेबिया है वर्ल्ड का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर, टर्की है नेटो की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, एंड पाकिस्तान है दी ओनली मुस्लिम कंट्री विद अ न्यूक्लियर वेपन। पाकिस्तान की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान का स्टेटस बहुत उठ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले ये देखते हैं कि सऊदी अरेबिया को इससे क्या मिल रहा है। सऊदी अरेबिया रिलाय करता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएगा, मिडिल ईस्ट में अपने बेसिस बनाएगा एंड हमारे लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अब भाई ये बात तो क्लियर हो गई ईरान वॉर के दौरान कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं वो एसेट से ज्यादा लायबिलिटी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने आप को ही नहीं बचा पाता। भाई अमेरिका के तो ये हाल हो गए कि उनके पास डिफेंसिव मिसाइल्स के साथ साथ ऑफेंसिव मिसाइल्स भी खत्म होने लगी, एंड ये बहुत ही वाइडली रिपोर्टेड है। इतना ही नहीं, उनके पास जो उनका स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है वो भी दिन बर दिन घटता जा रहा है। हर हफ्ते न्यूज आ जाती है कि अब जो उनका स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है इट इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट इन हिस्ट्री। तो जो अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला था वो एक्सटेंडेड था टू सऊदी अरेबिया। सबसे पहले तो उन्होंने पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन किया कि सऊदी अरेबिया जितना भी अपना ऑयल बेचेगा वो पेट्रो डॉलर्स में बेचेगा, यानी कि डॉलर में बेचेगा, एंड इन रिटर्न सऊदी अरेबिया खरीदेगा अमेरिका के बॉन्ड्स। तो अमेरिका प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी, वेपन्स भी प्रोवाइड करेगा, एंड जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, ये यूएसए के बॉन्ड्स खरीदेंगे। तो सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान के साथ पहले ही एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया था, एंड वो भी एक लैंडमार्क दिन के बाद हुआ था। वो लैंडमार्क दिन क्या था? वो लैंडमार्क दिन था जब इजराइल ने जाके अमेरिका के ही एलाय को, कतर को जाके बॉम्ब कर दिया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रोक नहीं पाया इजराइल को वो करने से, या हो सकता है अमेरिका ने इनकरेज भी किया हो कि हाँ जाके कर लो। इसके साथ साथ अमेरिका जो है वो इजराइल को नहीं रोक पाता, इजराइल जाके जेनोसाइड कैरी आउट करते रहता है। इजराइल एक ऐसा पागल देश है जो 72 आवर्स के अंदर 6 देशों को बॉम्ब करता है, एंड ये बात भी क्लियर हो गई कि अमेरिका इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। एंड इनफैक्ट अमेरिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलाय इजराइल ही है, उसने अपने बाकी सब एलाइज को डिच कर दिया। इनफैक्ट जब ईरान वॉर चल रहा था तब अमेरिका के पास डिफेंसिव मिसाइल्स थी ही नहीं इनफ कि वो जाके गल्फ कंट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके, एंड इंस्टेड जितने भी यूरोपियन देश थे वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहे थे, एंटी ड्रोन एंड एंटी मिसाइल सिस्टम्स भेज रहे थे। एंड अमेरिका का क्या बोले, उनके जो बाकी एलाइज हैं सच एज साउथ कोरिया एंड जापान, वो वहां से एयर डिफेंस सिस्टम अपने उठा के ले आए मिडिल ईस्ट में, इजराइल को दे दिए सारे, क्योंकि शॉर्टेज इतनी ज्यादा थी वॉर के दौरान। तो आपको क्या लगता है एमबीएस और ट्रम्प के बीच में बातचीत कैसे होती होगी? क्योंकि जितने भी ये गल्फ मोनार्क्स हैं वो डबल डाउन कर चुके थे ऑन यूएसए एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। वो तो ट्रम्प को बोइंग्स भी गिफ्ट कर रहे हैं, $1 ट्रिलियन तक की इन्वेस्टमेंट भी गारंटी कर रहे हैं, फिर भी बदले में उनको क्या मिला? ठेंगा। कैसे? उसका आप अंदाजा इससे भी लगा लो कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में एक न्यूक्लियर डील होने वाली थी, दैट हैज बीन पुट ऑन होल्ड। अमेरिका ने बोल दिया, ट्रंप ने बोल दिया कि नहीं, ये डील तब तक नहीं हो पाएगी जब तक सऊदी अरेबिया अपने रिलेशनशिप इजराइल के साथ नॉर्मलाइज नहीं कर लेता। एंड ये बातचीत कभी भी नहीं हुई थी। कितने टाइम से ये अग्रीमेंट के बारे में बातचीत चल रही थी, बट कभी भी ये कंडीशन नहीं डाली गई थी सऊदी अरेबिया के ऊपर। देखो, सऊदी अरेबिया वैसे भी इस पूरे वॉर से बहुत ज्यादा हिल चुका है, एंड अब और भी ज्यादा हिल चुका है क्योंकि उन्होंने अपना वॉर रिस्टार्ट कर दिया है येमेन के अंसार अल्लाह के साथ, जिनको हुथीज भी कहा जाता है। वॉर रिस्टार्ट किया सऊदी अरेबिया ने, बट अब लगता है हुथीज इसको एस्केलेट कर रहे हैं। उन्होंने जाके सऊदी अरेबिया के अंदर गैस फैसिलिटीज को हिट किया है, एंड अभी रिसेंटली वहां पे जाके ऑयल रिफाइनरी को भी हिट किया है। वो भी कब? ये डिफेंस पैक्ट साइन होने के बाद। इसके अलावा अंसार अल्लाह येमेन के अंदर जो सऊदी के प्रॉक्सीज हैं उनको भी लगातार अटैक कर रहे हैं, एंड सऊदी अरेबिया से ये वॉर बिल्कुल भी नहीं संभले जा रहा। इनफैक्ट कई सालों से सऊदी अरेबिया और येमेन के बीच में ये वॉर चला था, फाइनली जाके एक सीज फायर हुआ, एंड येमेन एंड खासतौर पर ये अंसार अल्लाह ऐसी कौम है कि इनको तो अमेरिका भी नहीं हरा पाया। तो सऊदी अरेबिया आज के डेट में बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, बहुत सारे सऊदीज आर्मी में सर्व भी नहीं करते। ये बात भी क्लियर है कि बहुत सारे पाकिस्तानी सऊदी की आर्मी में सर्व करते हैं। तो सऊदी अरेबिया क्या लाता है टू दिस अग्रीमेंट? वो फाइनेंसियर्स हैं, वो मनी पार्ट प्ले करते हैं इन दिस अग्रीमेंट, वो पैसे वाले पार्टी हैं इन शॉर्ट। तो इस अग्रीमेंट को लेके कुछ सवाल उठते हैं, क्या टर्की या पाकिस्तान इंटरवीन करेगा अगेंस्ट येमेन या ईरान? हिस्टोरिकली तो हमने देखा है कि नहीं, पाकिस्तान ने बिल्कुल भी नहीं इंटरवीन किया जब सऊदी अरेबिया को ईरान ने अटैक किया। ये बात भी अलग है कि ईरान ने ज्यादातर उनके जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको ही हिट किया, या तो यूएस के मिलिट्री बेसिस को हिट किया या उन बेसिस को हिट किया जिनको अमेरिका यूज कर रहा था। बट ये बात भी क्लियर है कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट
प्रूव हुआ है एज अ डेटरेंट। मतलब पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इंटरवीन करके जो भी अटैक्स हो रहे थे सऊदी अरेबिया के ऊपर, उनको हो सकता है उन्होंने रुकवा दिया। बिहाइंड द सीन्स क्या बातचीत हुई ये हम नहीं जानते, बट ये बात भी क्लियर है कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता टू गो टू वॉर अगेंस्ट ईरान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी अच्छी खासी शिया पॉपुलेशन है। एंड देखो, इस रीजन में जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब आई वुड से काफी हद तक समझदार हैं। वो ये समझते हैं कि भाई एक दूसरे के साथ हमको कुछ ना कुछ हद तक रिलेशनशिप निभानी ही पड़ेगी। हम एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर हमेशा नहीं छेड़ सकते। एंड एट द एंड ऑफ द डे डिप्लोमेसी विल प्रिवेल। एंड ईरान ने ये दिखा दिया इस पूरे वॉर में कि वो लोग रीजनेबल लोग हैं, उनके साथ बातचीत की जा सकती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर सऊदी अरेबिया के लिए आप देखो कि दूसरा थ्रेट कौन है, तो वो इजराइल है, क्योंकि सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए नहीं, पूरे रीजन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट इजराइल है। एंड वो तो छिपाते भी नहीं है ये बात, वो तो ओपनली आके बोलते हैं हमें बनाना है ग्रेटर इजराइल। तो ये जो अग्रीमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के लिए वॉर लड़ने आ जाएंगे, बट ये डेटरेंस अचीव करेगा। अब अगर टर्की की बात करें तो उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन है? इजराइल है। इजराइल के लीडर्स, इंक्लूडिंग उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है नफ्ताली बेनेट, वो खुद ही आके बोलते हैं टर्की इज द न्यू ईरान। तो भाई वो तो ओपनली थ्रेट देते हैं टर्की को। एंड इनफैक्ट एक कितनी बेवकूफी की बात है, ये बात भी हम आपको बता चुके हैं पहले एक वीडियो में। तो अगर आप इजराइल हो और आप टर्की को अटैक करना चाहते हो, तो अब आप एक बार नहीं 10 बार सोचोगे अटैक करने से पहले, क्योंकि अब आपको उन तीनों की कंबाइंड शक्ति के साथ लड़ना है। तीनों को कंबाइन कर दोगे तो आपको मिलेगा 1.4 मिलियन मिलिट्री पर्सनल, 3,400 एयरक्राफ्ट, 6,000 टैंक्स एंड 340 नेवल एसेट्स। तो अगर टर्की का पर्सपेक्टिव देखो तो ये बात क्लियर है कि ईरान उसके लिए थ्रेट बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसके लिए कोई थ्रेट है तो वो है इजराइल। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो सुन्नी एक्सिस बन गई शिया के अगेंस्ट, बिल्कुल भी नहीं। एंड उसका प्रूव आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि टर्की ने वॉर्न किया था ईरान को अगेंस्ट कर्डिश इन्वेजन। जी हाँ, एंड इनफैक्ट उन्होंने प्रेशराइज किया था अमेरिका को कि भाई आप कर्ड्स को आर्म नहीं करोगे ईरान को इन्वेड करने के लिए। एंड देखो, इसमें टर्की का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि कर्ड्स आर्म हो जाएं अच्छे से टू द टीथ, क्योंकि टर्की और कर्ड्स का भी 36 का आंकड़ा है। एंड ये बात तो कंफर्म करी थी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराची ने भी। देखो, अगर आप मुझसे पूछो तो इजराइल का जो पागलपन है ना, दैट इज ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर। खास तौर पे जो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो अब रियलाइज कर रहे हैं कि भाई अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो भाई इजराइल कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। एंड अगर इजराइल की बात करें तो देखो, इजराइल तो आइसोलेटेड है, ठीक है, वन में से कि भाई उसके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बिल्कुल है, बट क्या इंडिया का भी सपोर्ट है? एंड आज के डेट में है, अग्रीड, बट आई डोंट थिंक दिस सपोर्ट विल लास्ट फॉर एवर। तो भाई ये जितने भी देश हैं वो आज के डेट में समझ गए हैं कि हमारे पास इजराइल के खिलाफ एक डेटरेंस होना चाहिए। तो भाई अब ये बात क्लियर है कि अमेरिका अपना दोस्त, अपना स्पेशल एलाय सिर्फ इजराइल को मानता है, बाकी सबको तो वो बोल चुका है कि भाई भाड़ में जाओ तुम सब लोग। एंड अब तो अमेरिका के पार्लियामेंट में, कांग्रेस में ये वाला बिल भी पास हो रहा है जो अमेरिका और इजराइल की मिलिट्रीज को मर्ज कर देगा। मतलब जितना भी अमेरिकन इक्विपमेंट होगा वो अवेलेबल रहेगा इजराइल के लिए टू बी यूज्ड। एंड मोर इंपॉर्टेंटली 1.15 ट्रिलियन डॉलर्स का जो मिलिट्री बजट है वो भी इजराइल के पास अवेलेबल रहेगा। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई दिस विल इनफैक्ट बी अ मर्जर ऑफ बोथ द मिलिट्रीज। तो इसीलिए जो पूरा रीजन है वो अब समझ चुका है कि दे नीड टू कम टुगेदर। उनके पास एक हेज होना चाहिए, एक दूसरा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, क्योंकि अब अमेरिका प्रोवाइड नहीं कर सकता वो सिक्योरिटी जो उनको आज के डेट तक मिलती थी। एंड देखो, इजराइल तो पागल है ही है, ठीक है, किसी का सगा नहीं है, अमेरिका भी किसी का सगा नहीं है, ये बात प्रूव हो चुकी है फ्रॉम टाइम एंड टाइम अगेन। एंड सबसे बड़ी बात, इजराइल के पास एक बहुत ही बड़ा डेटरेंस है अगेंस्ट एवरीवन, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर बाकी जितने भी देश हैं वहां पे इस्लामिक देश, उनके पास कोई भी डेटरेंस नहीं है अगेंस्ट इजराइल, इसलिए उनको एकजुट होना पड़ेगा। अमेरिका तो थ्रेटन कर रहा है नेटो को भी, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि मैं टर्की को जाके अटैक करूंगा जो कि एक नेटो मेंबर है। तो भाई अगर इजराइल ऐसा करता है 100% वो और भी ज़्यादा आइसोलेट हो जाएगा। एंड सवाल तो ये उठता है कि भाई अगर इजराइल ही जाके एक नेटो कंट्री को अटैक कर देता है तो क्या बाकी सारे देश जितने भी नेटो कंट्रीज हैं, मोस्टली जो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हैं एंड जिनका सरदार है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विल दे डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट इजराइल? मुझे नहीं लगता। एंड इनफैक्ट बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो शायद नेटो भी सर्वाइव ना करे। एंड देखो, अगर इजराइल की बात करें तो दे आर वरिड, बिकॉज वो जानते हैं कि ये पैक्ट इज मोस्टली डायरेक्टेड टुवर्ड्स देम, ये उनके खिलाफ का ही पैक्ट है। एंड कुछ इसमें नोटवर्दी बातें जो इजरायली प्रेस में खुद लिखी हुई हैं वही आपको बता रहा हूँ।
वहां पे ये बता रहे हैं कि जब ये पैक्ट साइन होता है उसके अगले दिन ही अनाउंस करते हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कि एक यूनाइटेड मिलिट्री फ्रंट होना चाहिए इजराइल के खिलाफ, जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया एज अ थ्रेट टू द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। मैं तो ये कहूंगा कि नॉट ओनली टू द मुस्लिम वर्ल्ड, इजराइल इज अ थ्रेट टू द एंटायर वर्ल्ड। एंड इजराइल के अंदर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी बता रहे हैं कि भाई ये जो अग्रीमेंट है इससे हम बहुत ज्यादा चिंतित है। ये बात क्लियर है, वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई दिस पैक्ट इज एम्ड एट इजराइल। एंड वो इतना भी कह रहे हैं कि भाई वो सरप्राइज नहीं होंगे अगर इजिप्ट भी ज्वाइन कर लेता है मेका अग्रीमेंट। तो भाई इजिप्ट ने क्यों नहीं ज्वाइन किया मेका अग्रीमेंट? क्योंकि इजिप्ट का इजराइल के साथ ऑलरेडी एक पैक्ट है 1978 में जो साइन हुआ था, जिसको ब्रोकर किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, कैंप डेविड अकॉर्ड, जो बेसिकली कहता है कि भाई देयर शुड बी पीस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो वो उस पर्टिकुलर पैक्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो लेट मी टेल यू कि अगर इंडियंस हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि भाई वी वर अ सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस, कि पाकिस्तान ने ये डील करी है हमारे लिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एंड आई प्रूव टू यू व्हाई। सबसे पहले तो अगर किसी देश को सबसे ज्यादा थ्रेट है आज के डेट में एक्चुअल अटैक का, किनेटिक अटैक का, तो वो है सऊदी अरेबिया एंड टर्की। उन पर अटैक होना ज्यादा रियलिस्टिक है आज के डेट में देन पाकिस्तान। एंड देखो, इसमें सिर्फ इसीलिए नहीं किया जा रहा है ये डिफेंस पैक्ट कि भाई एक दूसरे के ऊपर अटैक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो टर्की के लिए, पाकिस्तान के लिए पूरा एक मार्केट खुल जाता है, पूरा सऊदी फाइनेंशियल मार्केट खुल जाता है उनके डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि ये अल जजीरा ही रिपोर्ट कर रहा है दोनों देश टर्की एंड पाकिस्तान, उनके पास काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। एंड पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर अपना डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बना रहा है। पाकिस्तान मैन्युफैक्चर करता है चाइनीज टेक्नोलॉजी वाले चाइनीज जेट्स, एंड काफी देशों को वो ऑलरेडी बेच चुका है। तो सऊदी अरेबिया भी उनके लिए एक अच्छा मार्केट हो सकता है। यहाँ पे एक अमेरिका का एंगल कंसिडर करना भी जरूरी है कि पाकिस्तान को मिलती है यूएस एड, सऊदी अरेबिया काफी यूएस का मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदता है, टर्की तो नेटो का पार्ट है तो वो भी बहुत सारा अमेरिकन इक्विपमेंट खरीदता है। तो भाई अगर हम यहाँ पे यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो भाई मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट से, क्योंकि ये जो तीनों पार्टीज हैं वो उनके हथियार खरीदते रहेंगी। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान का एंगल कंसिडर करें तो पाकिस्तान के पास इनफ डेटरेंस है अगेंस्ट इंडिया। एंड खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकली स्टैंडर्ड है, जो उनका स्टेटस है, वो बहुत ही ज्यादा एलिवेट हो चुका है। पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसका अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, इवन ईरान के साथ बहुत ही तगड़ा रिलेशनशिप है। पाकिस्तान को आके खुली सपोर्ट किया था चाइना ने, टर्की ने, अजरबैजान ने ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। एंड इंडिया को 0 कंट्रीज ने आके फुली सपोर्ट किया था इंक्लूडिंग इजराइल। वो उन्होंने भी आके स्टेटमेंट जो दी थी वो ये दिया था, वी आर विद इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। कभी भी पाकिस्तान का नाम नहीं उठाया था उन्होंने। एंड पाकिस्तान ने सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हैं जो एक्टिवली इंडिया को, खासतौर पे कश्मीर वाले एरिया को अच्छे से मॉनिटर करती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया के इसरो से एक तो साइंटिस्ट जा रहे हैं, ठीक है, हमने जितनी सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं वो फुल्ली फंक्शन भी नहीं करती, वी हैव टू रिलाई ऑन जीपीएस। एंड अमेरिका भी आके क्लियरली बोल चुका है कि वो जीपीएस की सुविधा जो इंडिया को मिलती है, अगर उनका वॉर होता है अगेंस्ट पाकिस्तान तो हो सकता है वो जीपीएस की सुविधा इंडिया से ले ले। इस टॉपिक पर तो हमने पूरा वीडियो बनाया, उसको जरूर चेकआउट करना। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने आप को काफी अपग्रेड किया। उन्होंने अपने मिसाइल्स अपग्रेड करी हैं, उन्होंने अपने जेट्स अपग्रेड करे, चाइना से उनको और भी जो अपग्रेडेड जेट्स हैं वो मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं। इंडिया की अगर बात करें तो हमने कोई भी ऐसा मीनिंगफुल अपग्रेड नहीं किया है टू आवर एयरफोर्स। एंड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब वॉर होगा तो एयर बैटल ही होगी, जो एयर सुप्रीमेसी बना सकता है वही वॉर जीतेगा। एंड इंडिया तो ये स्टांस लेके बैठा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी हमने पॉज कर दिया है। एंड देखो, मेरा ओपिनियन तो ये है कि अगर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर से एक और कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो भाई आउटकम तो वही होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपग्रेड किया है, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो भाई आउटकम वही होगा। ठीक है, इंडिया हारेगा, इसलिए मुझे लगता है पाकिस्तान इनफ डेटरेंस अचीव कर चुका है। तो भाई सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान क्या करेगा इतने ज्यादा गुडविल का, क्योंकि यही एक डिफेंस पैक्ट नहीं है, पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट किया है। तो पाकिस्तान अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन कर रहा है फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एंड ये एकदम उल्टा है कंपेयर टू व्हाट इंडिया इज डूइंग। एंड जब आप इसको इस चीज से लिंक कर लो कि पाकिस्तान, चाइना, टर्की भी एक्टिवली दे आर गिविंग स्टेटमेंट्स ऑन द कश्मीर इशू अगेंस्ट इंडिया, तो सवाल ये उठता है जब पाकिस्तान इतनी गुडविल एस्टैब्लिश कर लेगा सारे बड़े प्लेयर्स के साथ एंड सारे जो कंट्रीज हैं विद इन द रीजन, क्या पाकिस्तान इसको अपने फेवर में यूज कर सकता है ऑन द कश्मीर इशू? देखो, ये बात तो टाइम ही बताएगा, पर इसमें एक चीज और है नोटवर्दी कि पाकिस्तान को चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान मीडिएट कर पाया बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो था चाइना।
क्योंकि चाइना ने बैक किया पाकिस्तान को। एंड अगर आप चाइना की हिस्ट्री देखोगे तो उसकी हिस्ट्री भी यही बताती है कि वो दोनों के बीच में मीडिएट करके दोनों देशों की सुलह करवाता है, जैसे कि उसने ईरान एंड सऊदी अरेबिया के साथ किया। साथ ही साथ जितने भी राइवल फैक्शंस थे पैलेस्टीन के अंदर, उन्होंने उनको भी एडवाइस दी, उनके बीच में मीडिएशन कराई एंड उन सबको बोला कि भाई आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा अगर आपको इजराइल के खिलाफ लड़ना है तो। एंड ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो फंडा है वो चाइना ही लेके आया है। ये सबसे पहले चाइना एंड रशिया ने आपस में डील साइन करी इन 2001, जिसमें वो बेसिकली ये कहते हैं देखो हम एक रीजन में रहते हैं, पड़ोसी है, तो अगर हम आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप रखें, एक दूसरे से लड़े ना, एंड आपस में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो वो करें एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए, तो वो बेहतर है। हम आपस में अच्छे रिलेशनशिप बना के रखें, डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें। एंड जो अमेरिका कहता है उसके ये बहुत खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका कहता है मैं तो बॉस हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। फिर जैन 2026 में ईरान, चाइना एंड रशिया ने साइन किया अपना ट्राइलैटरल स्ट्रेटेजिक पैक्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं अपने पूरे नेबर्स के साथ, इंडिया के नहीं है, अफगानिस्तान को छोड़कर। एंड इनफैक्ट इंडिया का तो 36 का आंकड़ा है दोनों के साथ, पाकिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी। इनफैक्ट इंडिया में तो हमारी पॉलिसी ये रही है ये दिखाने की कि वी आर इन कंपटीशन विद चाइना, एंड ये बात हम आपको बता चुके हैं, एब्सोल्युटली कोई कंपटीशन नहीं है। इफ एनीथिंग इंडिया तो डिपेंडेंट है चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर। एंड अगर आप इंडियन पोजीशन देखो तो भाई हम जो वेस्ट हैं, जो गोरे लोग हैं, हमें उनके साथ फोटो खिंचाना अच्छा लगता है, हमें उनके गले लगना अच्छा लगता है। एंड दूसरी तरफ वही लोग हमारे ऊपर टैरिफ भी लगाते हैं, वही लोग हमको ये बोलते हैं कि भाई आप इससे तेल खरीद सकते हो, इससे तेल नहीं खरीद सकते। तो अभी जो रिसेंटली बिल पास हुआ है अमेरिका में, वो ये कहता है कि 100% टैरिफ्स लगा सकते हो आप उस देश के ऊपर जो रशियन ऑयल खरीदता है। एंड इसके टारगेट सिर्फ दो ही देश हैं, इंडिया एंड चाइना। एंड हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे सच एज चाबहार पोर्ट, वो भी हमने छोड़ दिए अमेरिकन प्रेशर में आकर। एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी और मार खा रही है। कैसे? G20 के अराउंड हमने आईमेक कॉरिडोर अनाउंस किया। ये जो कॉरिडोर है इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स है सऊदी अरेबिया। ये वर्चुअली खत्म हो चुका है अब ये कॉरिडोर। एंड चाबहार पोर्ट भी हमारे पास नहीं है, तो भाई हमारे पास जो ट्रेड रूट था पहले, नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, वो भी गया। एंड आईमेक तो अब इस अग्रीमेंट के बाद ऑलमोस्ट खत्म ही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया कोई भी ऐसा अग्रीमेंट नहीं करेगा जो इजराइल को डायरेक्ट बेनिफिट करता हो। इसके अलावा हमने कौन सी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई, क्वाड, वो भी ऑलमोस्ट खत्म है। भाई ट्रम्प को हम मिन्नतें कर रहे थे कि वो आ जाए इंडिया क्वाड समिट के लिए, वो बिल्कुल नहीं आया। एंड अब जो यूएस की स्ट्रैटेजी है वो ये क्लियर है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पैसिफिक एज सच। I2U2 अगर बात करें तो उसमें इंडिया, यूएई, यूएसए, इजराइल है। देखो इंडिया को कुछ नहीं मिलना इन गेटिंग क्लोज टू इजराइल, वो एक पराया स्टेट है। एंड आपको क्या लगता है जब हम इजराइल से इतने ज्यादा कोजी होते हैं तो पूरी दुनिया हमको ऐसी नजरों से नहीं देखती कि ये देखो ये तो एक जेनोसाइडल स्टेट के पास जा रहे हैं, खास तौर पे अरब कंट्रीज एंड मुस्लिम कंट्रीज। तो भाई कुछ सवाल यहाँ पे, क्या ये जो इस्लामिक नेटो है क्या ये एक्सपैंड करेगा? मुझे तो लगता है बिल्कुल करेगा। एंड ये इजराइल के लिए बुरा होगा क्योंकि इजराइल इसका मेजर टारगेट है। एंड एक और चीज, क्या ये जो मेगा एग्रीमेंट हुआ है क्या इसका टारगेट इंडिया था? बिल्कुल भी नहीं। बट ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, पाकिस्तान इसमें अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन कर रहा है। एंड इंडिया के लिए ये मेगा एग्रीमेंट बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है उसकी खुद की फॉरेन पॉलिसी।